बीएससी बायोलॉजी 12th में आज हम मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हेरिडिटी और जेनेटिक्स जिसको हम कह रहे हैं कि वो जेनेटिक्स और हेरिडिटी होता क्या है। हमें पता है कि वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन जो पेरेंट्स से कैरेक्टर होते हैं जो अपनी ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, उसी कैरेक्टर को हम हेरिडिटी बोलते हैं। तो इनहेरेंट कैरेक्टर जो होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर मिले हैं, जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उनको हेरिडिटी कहा जाता है। और जेनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है, तो जिस ब्रांच के अंदर हम इस हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी करते हैं उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। दिस टेंडेंसी ऑफ जनरेशन थ्रू विच दे इनहेरिट or receive the feature or character of their parent is called heredity. The science in which we study the heredity and variation between parents and their progeny is called genetics. Genetics हमको यह भी आंसर देती है कि कोई टू ऑफस्प्रिंग्स जो है उनके अंदर वेरिएशन किस वजह से प्रेजेंट होती है। उनके स्किन के कलर के अंदर डिफरेंस होता है, किसी का कलर जो होता है वह लाइट होता है, किसी का कलर डार्क होता है। तो ये सभी चीज़ें हमको जेनेटिक्स से पता चलती है। अगर कोई बेबी बोर्न हुआ है उसकी किसी फैमिली के अंदर, तो उसकी आइज़, उसकी नोज़, उसका कलर ऑफ बॉडी, उसके हेयर, उन सभी के बेसिस पर उसकी सिमिलरिटी की जाती है उसके पेरेंट्स से, उसके ग्रैंड पेरेंट्स से, उसके ब्रदर से, उसके सिस्टर से, और उसके जो भी क्लोज रिलेटिव होंगे उनसे मैच किया जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है कि इसका जो कैरेक्टर है वो उसके जैसे हो सकते हैं। तो सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी आर जीन्स विच ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी। ये जो सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी होती है, इनका कोज क्या होता है? इनका कोज होता है जीन। जो जीन पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफ़र होता है वो उसका कोज होता है, जिसकी वजह से वेरिएशंस जो होती है वो प्रेजेंट होती है। सबसे पहले जो मेंडल्स ने लॉ दिए थे, उनके लॉ की जब रीडिस्कवरी हुई तब जेनेटिक्स के बारे में पता चला था। उससे पहले मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो सभी के लिए अननोन थे। उसके भी कई सारे कॉज होते हैं कि मेंडल के जो लॉ थे उनको उस समय में नहीं जान पाए थे, क्योंकि मेंडल की जो थॉट थी वो बहुत फोरकास्टिंग थी, उनको बहुत आगे की सोच थी, और मैथमेटिक्स का उन्होंने जो स्टैटिक्स का यूज़ किया था उनके अंदर उन्होंने अपने रिजल्ट्स दिए थे, और वो सभी के लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। सबसे पहले जो जेनेटिक्स वर्ड था वो किसने यूज़ किया था, तो जेनेटिक्स बैटसन ने यूज़ किया था। दिस इज़ ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू कम, बिकम और टू ग्रो। हेरिडिटी एंड वेरिएशन आर स्टडीड इन दिस साइंस। जेनेटिक्स सबसे पहले जो वर्ड था वो बैटसन ने यूज़ किया था, और इसका मीनिंग जो होता है वो टू बिकम और टू ग्रो होता है। हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी इसी जेनेटिक्स के अंदर की जाती है। हेरिडिटी रेफर्स ऑल दोज ट्रेट्स एंड फीचर्स विच कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन और फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। हेरिडिटी के अंदर उन्हीं कैरेक्टर्स का स्ट्रक्चर स्टडी की जाती है, उनका जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं, उनका स्टडी किया जाता है हेरिडिटी के अंदर, जो पेरेंट्स उसकी प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं। दीज ट्रेट्स आर वेल डिफाइंड फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। और ये जो ट्रेट्स होते हैं वो जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पर्टिकुलरली उसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हेरिडिटी वेरिएशन अराइज इन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड म्यूटेशन। जो हेरिडिटी और वेरिएशन प्रेजेंट होती है वो किसकी वजह से होती है? हेरिडिटी और वेरिएशन जो प्रेजेंट होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और म्यूटेशन की वजह से प्रेजेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं। और म्यूटेशन का मतलब होता है कि सडन चेंजेस इन एनी क्रोमोसोम दैट चेंजेस द कैरेक्टर ऑफ ए ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज़ द म्यूटेशन। उसे हम म्यूटेशन कहेंगे, और इन्हीं की वजह से वेरिएशन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। दीज वेरिएशन इन प्रोजेनी ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स। Atmospheric variations are those which develop due to atmosphere or climate, and these do not transfer from parent to their progeny. और जितने भी वेरिएशंस होते हैं वो
एनवायरनमेंट की वजह से और क्लाइमेट की वजह से जो डेवलप हो रहे हैं उनको एटमॉस्फेरिक वेरिएशंस कहा जाता है। और एटमॉस्फेरिक जो वेरिएशंस होते हैं वो कभी भी पेरेंट से उसकी प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, वो पर्टिकुलरली एक ऑर्गेनिज्म तक ही लिमिटेड रहते हैं। वी विल स्टडी हिज लाइफ एंड वर्क इन ब्रीफ और कीपिंग अंडर कंसिडरेशन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल कंट्रीब्यूशन, ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। और मेंडल का जो कंट्रीब्यूशन था जेनेटिक्स के लिए, उसकी वजह से मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया था। मेंडल लाइफ हिस्ट्री, मेंडल की लाइफ की हिस्ट्री क्या है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसमें सभी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं की स्टडी हम करेंगे। फादर ऑफ जेनेटिक्स उनको कहा जाता है मेंडल को। बॉर्न 22 जुलाई 1822 इन विलेज नेम मोराविया, नाउ इन चेकोस्लोवाकिया, ऑर्डिनरी गार्डनर फैमिली। मेंडल जो थे एक ऑर्डिनरी गार्डनर फैमिली से बिलोंग करते थे और उनका जो नेटिव प्लेस है वो आज चेकोस्लोवाकिया के अंदर प्रेजेंट है। उन्होंने 2 इयर्स के अंदर अपनी फ़िलोसॉफ़ी की जो स्टडी थी वो कंप्लीट करी थी और उसके बाद में उन्होंने ही बिगन टू वर्क एज प्रिस्ट इन अ चर्च इन ब्रूनो सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया विच इज़ नाउ इन चेकोस्लोवाकिया। और उन्होंने उसके बाद में एज ए प्रिस्ट चर्च के अंदर वर्क किया था। वो कहाँ किया था? तो ऑस्ट्रिया के अंदर ब्रून सिटी के अंदर किया था और वहीं पर उनको टाइटल दिया गया था, ग्रेगर का टाइटल दिया गया था उनको। और इसीलिए आज हम मेंडल को ग्रेगर जॉन मेंडल के जैसे जानते हैं। आफ्टर दिस इन 1851 मेंडल वेंट टू वियना वेयर ही स्टडीज़ मैथमेटिक्स एंड नेचुरल हिस्ट्री इन वियना यूनिवर्सिटी फॉर 3 इयर्स। और वहाँ पर उसके बाद में मेंडल ने वियना गए थे, वहाँ पर वियना यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने 3 इयर्स तक स्टडी करी थी, जो कि मैथमेटिक्स और नेचुरल हिस्ट्री करी थी। दिस स्टडी प्रूव very helpful in this coming researches on the subject of genetics. 1854 he returned to Brunn city and lived there till 1864 and worked as teacher in modern school. और ब्रून सिटी से वापस आने के बाद में उन्होंने एज ए टीचर मॉडर्न स्कूल के अंदर वर्क किया था। ड्यूरिंग हिज टीचिंग पीरियड फ्रॉम 1857 to 1865 about 8 years he conducted important experiments on garden pea plant in the garden of church. उसके बाद में उन्होंने 1857 to 1865 तक अबाउट 8 years तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे वहीं चर्च के अंदर, जो कि गार्डन पी पर किए थे। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स ही प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फादर फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस। और जो उन्होंने 8 years तक जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे उनके रिजल्ट के बेसिस पर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस कहा गया था। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर सम फैक्टर्स विच आर इनहेरिटेड इन इक्वल नंबर फ्रॉम ईच पेरेंट एंड विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ ऑर्डिनरी एज वेल एज स्पेशल ट्रेट्स और फीचर्स ऑफ प्रोजेनी। और मेंडल ने जिनको फैक्टर्स कहा था उन्हीं को आगे जा कर के जीन कहा था। और ये फैक्टर जो होते हैं वो इनहेरिटेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो वन पेरेंट टू प्रोजेनी के अंदर कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने का फंक्शन करते हैं। मेंडल ने इनको फैक्टर्स कहा था और इन्हीं फैक्टर्स को आगे फिर जीन कहा गया था। मेंडल ने जो अपने रिज़ल्ट थे वो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विच ही ऑब्टेन फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स बीइंग डन, ही पब्लिश्ड हिज रिसर्च लेटर with the title Experiments in Plant Hybridization in the Annual Magazine of the Society. उन्होंने ब्रून सोसाइटी जो नेचुरल हिस्ट्री है उनके अंदर भी अपने एक्सपेरिमेंट का जो परफॉर्मा था, उन्होंने जो रिसर्च करी थी उनको पब्लिश करवाया था और उसका टाइटल रखा था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और जर्मन लैंग्वेज के अंदर भी उनका जो भी एक्सपेरिमेंट था वो पब्लिश हुआ था। For about 34 years, this research work remained neglected. लगभग 34 साल तक 34 years तक उनका जो वर्क था वो नेग्लेक्टेड रहा था। और नेग्लिजेंसी का कारण यही था कि उस टाइम के अंदर
जितने भी प्रेजेंट थे साइंटिस्ट वगैरह, उन्होंने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था और मेंडल ने अपने जो रिज़ल्ट होते हैं वो उसके लिए मोस्टली मैथ्स और स्टैटिक्स का यूज़ किया था। और मैथ्स और स्टैटिक्स जो होती है वो सभी के लिए अंडरस्टेबल नहीं होती है, और जितना भी उनका पब्लिशन था वो एक लिमिटेड एरिया तक ही था, वो सभी तक अपना जो पब्लिश था उसको नहीं पहुंचा पाए थे। तो ये सभी कारणों की वजह से अबाउट 34 ईयर्स तक उनका जो भी वर्क था वो नेग्लेक्टेड रहा था। 1900 के अंदर ह्यूगो डी व्रिच ऑफ हॉलैंड, कॉल कॉरेंस ऑफ जर्मनी एंड एरिक वॉन शेरमेक ऑफ ऑस्ट्रिया, इन तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग प्लांट्स के ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे और उन सभी का रिज़ल्ट जो था वो बिल्कुल मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उसी के सिमिलर था। इसीलिए इसका सारा क्रेडिट जो था वो मेंडल को दिया गया था और उसी के बाद में मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया था। मेंडल की डेथ 1884 के अंदर हुई थी और उसकी डेथ के बाद में उसका जितना भी उसका वर्क था उसको माना गया था इन तीनों साइंटिस्ट ने जो काम किया था उसके बाद में। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट फॉर स्टडी बाय मेंडल। मेंडल ने सिर्फ पी प्लांट को ही सेलेक्ट क्यों किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसके कुछ कारण हैं, उनको देखते हैं हम। गार्डन पी को पाइसम सेटाइवम कहा जाता है फर्स्ट इट कैन बी इजीली ग्रोन इन गार्डन और इन ए फ्लावर पॉट। पी प्लांट जो होता है उसको हम इजीली गार्डन के अंदर ग्रो कर सकते हैं। सेकेंड, लाइफ स्पान ऑफ दिस प्लांट इज़ वेरी शॉर्ट एंड इट कम्प्लीट्स इट्स लाइफ इन 1 ईयर, हैंस इट्स मैनी जनरेशन कैन बी स्टडीड इन लेस टाइम इजीली। पी प्लांट का जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए हम 1 ईयर के अंदर कई सारी जनरेशन जो होती है उनकी स्टडी इजीली कर सकते हैं। इट्स फ्लावर आर बाइसेक्सुअल एंड दे आर ऑटोगेमस सेल्फ पॉलिनेटेड टाइप। पी प्लांट जो होता है वह बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मीनिंग होता है कि उसके अंदर मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर, इनमें गाइनोशियम एंडोशियम दोनों प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। एंड ऑटोगेमस सेल्फ पॉलिनेशन प्रेजेंट होता है। द प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर इज़ मेंटेन फॉर मैनी जनरेशन, क्योंकि उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसीलिए उनके अंदर प्योरिटी प्रेजेंट रहती है। दीज फ्लावर्स कैन ऑल्सो बी हेट्रोजीनस अदर एजेंट पॉलिनेशन। इन पी प्लांट्स मैनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर प्रेजेंट, और पी प्लांट के अंदर काफ़ी सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब ऑपोजिट कैरेक्टर जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से, इन सभी कारणों की वजह से मेंडल को पी प्लांट के अंदर स्टडी करने में बहुत ही हेल्प मिली थी। मेंडल ने कौन कौन सी कैरेक्टर को सेलेक्ट किया था पी प्लांट के अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? अबाउट 34 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर फाउंड इन पी प्लांट। मेंडल सेलेक्टेड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर हिज स्टडीज़। मेंडल ने जो सेलेक्ट किए थे कैरेक्टर्स उसके अंदर 7 पेयर कैरेक्टर को सेलेक्ट किया था। यहाँ पर 7 पेयर है, 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं जिनके अंदर मेंडल ने अपनी स्टडी करी थी। टोटल कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखे मेंडल ने? तो 34 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने फाउंड किए थे, लेकिन मेंडल ने जो सेलेक्ट किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए वो ओनली 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। अब हम देखते हैं उसमें से कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। कुछ डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं और कुछ रेसेसिव कैरेक्टर होता है। डोमिनेंट का मतलब होता है जिसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है उनका, और रेसेसिव का मतलब होता है जिसका इफ़ेक्ट बहुत ही कम होता है, वो अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है ज़्यादा। फर्स्ट जो कैरेक्टर लिया गया तो वो हाइट ऑफ प्लांट था। डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल प्लांट होता है और रेसेसिव कैरेक्टर ड्वार्फ प्लांट होता है। सेकंड जो होता है वो पोजीशन ऑफ फ्लावर होता है, जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो एक्सिलरी है और रेसेसिव कैरेक्टर टर्मिनल होता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर होता है उसके अंदर शेप ऑफ पॉड होता है, जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर इनफ्लेटेड और रेसेसिव कैरेक्टर कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड होता है। इस तरह की कॉन्स्ट्रिक्टेड प्रेजेंट होती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड प्रेजेंट होती है। द नेक्स्ट जो होता है वो कलर ऑफ पॉड होता है।
डोमिनेंट कैरेक्टर ग्रीन होता है और रेसेसिव कैरेक्टर येलो होता है। शेप ऑफ सीड किस तरह से होता है, राउंड डोमिनेंट है और रिंकल्ड रेसेसिव कैरेक्टर है। कलर ऑफ सीड कोट, डोमिनेंट कैरेक्टर ग्रे होता है और रेसेसिव कैरेक्टर उसका वाइट होता है। कलर ऑफ कॉटिलिडन, येलो कलर डोमिनेंट होता है और रेसेसिव कैरेक्टर जो होता है वो ग्रीन होता है। तो इन तरह से 7 जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे उनको सेलेक्ट किया था मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। सम राइटर्स कंसिडर द फ्लावर ऑफ कलर ऑफ द फ्लावर वाइट एंड पर्पल एज पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सेलेक्टेड बाय मेंडल इन प्लेस ऑफ कलर ऑफ सीड कोड। जो 6 नंबर का ये कैरेक्टर होता है कलर ऑफ सीड कोड, कुछ साइंटिस्ट इसकी जगह पर कलर ऑफ द फ्लावर को भी यूज़ करते हैं जो कि वाइट और पर्पल होता है। तो इस तरह से बेसिक कैरेक्टर जो थे मेंडल ने यूज़ किए थे। इन सभी कैरेक्टर को हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से डोमिनेंट रेसेसिव 7 कैरेक्टर पेयर को सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए।